परमेश्वरस्य नाम्नाशय यत् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धार्ये च यत् अहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नताम् अखण्डतां च रक्षस्यामि तथा यत् पदं ग्रहणतोन् अहम् उद्यतो अस्ति तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वक्ष्यामि। सम्मानित सभासदों, यह मेरे दुखद कर्तव्य है कि मुझे आपको इस सदन के पूर्व सदस्य व पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जी के दुखद निधन की सूचना आपको देनी पड़ रही है। प्रकाश सिंह बादल अपनी सादगी व विनम्रता के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और कार्य से पंजाब के सार्वजनिक जीवन व देश भर में अपनी सादगी और विनम्रता से विशेष स्थान बनाने वाले प्रकाश सिंह बादल लंबे समय तक अपने गुणों राजनीतिक जीवन में एक समर्पित अनुभवी व्यक्तित्व की कमी लंबे समय तक महसूस की जाएगी। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। वे अपनी ग्रामीण जड़ों के लिए भी पहचाने जाते रहे। उनके निधन से संपूर्ण राष्ट्र को दुख हुआ है। उन्होंने पंजाब की प्रगति के लिए बहुत काम किया। उन्होंने आम जनता व किसानों के हित में लगातार संघर्ष किया। लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने में बादल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनका निधन भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। वे एक कद्दावर नेता थे। पंजाब ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया है। वे सरपंच से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले एक महान नेता थे। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय सदस्यगण, मैं श्री प्रकाश सिंह बादल जी के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बादल साहब के निधन के साथ मैंने एक पिता तुल्य व्यक्ति खोया है, जिन्होंने दशकों तक मेरा मार्गदर्शन किया था। बादल साहब की प्रतिष्ठा मुझसे पहले थी। वह एक राजनीतिक दिग्गज थे, जो कि पंजाब के सबसे युवा मुख्यमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विश्व भर के सैकड़ों पंजाबियों के दिलों पर राज करने वाले व्यक्ति थे। 1997 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टियां शीएल और बीजेपी की शानदार जीत उनकी विश्वसनीयता थी, जो लोगों का हमें समर्थन मिला। मुझे कई अवसरों पर बादल साहब जी के मार्गदर्शन प्राप्त हुए थे। उनकी कमी खलेगी, लेकिन उनके द्वारा दशकों तक किए गए बेहतरीन कामों की वजह से वह हमारे जेहब में हमेशा जीवित रहेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं तो सार्वजनिक व निजी दोनों प्रकार से आहत हूँ। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कई क्षेत्रों में मेरा मार्गदर्शन किया और व्यक्तिगत जीवन में भी मुझे उनके अनुभव का सहयोग मिला है। उनके जैसा मंजा हुआ नेता, किसानों का हितैषी, गरीबों का संरक्षक अब कहाँ मिलेगा। उनके मुख्यमंत्री रहते उनका राज्य प्रगति के नए आयाम गढ़ रहा था। मुझे याद है कि किस प्रकार वे गरीबों व पिछड़ों में प्रगति में उत्थान की नीतियों में कार्य करते थे। आज बादल जी का जाना उनके परिवार, सदन, राष्ट्र व राजनीतिक फलक को अपूर्णीय क्षति हुई है। वे एक कुशल राजनेता, प्रशासन, लोकप्रिय व्यक्तित्व के थे। उनके नेतृत्व का लाभ सत्ता व विपक्ष दोनों को ही मिलता रहा है। प्रकाश सिंह बादल विकास के लिए तत्पर रहते थे। उनका दिल हमेशा नौजवानों, किसानों, गरीबों की भलाई के लिए कार्य करता था। 1970 और 1980 के दशक में जब भारत में बहुत अशांति थी, तब बादल साहब ने भारत पहले और पंजाब पहले रखा और दृढ़ता से ऐसी किसी भी योजना का विरोध किया जिससे भारत को हानि पहुंचे और पंजाबियों के हितों से समझौता करना पड़े। वे एक कुशल राजनेता थे। बादल एक ऐसे व्यक्ति थे जो
जो लोगों को एक साथ लाते थे और सभी विचारधाराओं नेताओं के साथ कार्य कर सकते थे। और उनके निधन से जो शून्य हुआ है उसे भरना मुश्किल होगा। धन्यवाद। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े हों। माननीय अध्यक्षा महोदया, आपकी अनुमति से मैं सांसद को सरकार के नए मंत्रियों से परिचित कराना चाहती हूँ। स्मित रावत, पर्यटन मंत्री। दिव्यांशु चौहान, कृषि मंत्री। प्रश्नकाल प्रारंभ। प्रश्न संख्या 701 अक्षरा राजभवन। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मेरा गृह मंत्री से प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए हैं, और यदि हाँ तो इसका तथ्य दौरा क्या है तथा इसके परिणाम क्या है? धन्यवाद। गृह मंत्री जी कृपया प्रश्न का जवाब दें। Honorable Speaker Madam, through you I would like to inform the House about the steps taken by the government in the issue of inflow illegal migrants. The issue of inflow illegal migrants from Bangladesh, Myanmar and Afghanistan into India has been engaging the attention of central government. A numbers of steps have been taken by the government to check this inflow are follows. Number 1, effective domination of border by the border guarding forces, deploying along the international border by undertaking round-the-clock surveillance of border with patrolling establishment border observation. Post and Nagas carrying out intelligence-based special operations. Number 2, regular review of BOPs from the point of view of cross-border crime and strengthening them by deploying additional manpower, spatial surveillance, equipment and other infrastructural support. Number 3, fencing of the international border through which we can make the barrier between enemies. Number 4, installation of floodlights along the border for the security fence. Number 5, use of watercrafts for domination of riverine area of international borders. Number 6, a revised procedure for detection and deportation of illegal Bangladesh migrants has been communicated to state government for the implementation. At last, number 7, Ministry of Home Affairs has been issued instruction to state government on advising them to sensitize the law enforcement and intelligence agencies for taking appropriate steps for prompt identification of illegal migrants. Their restriction to specific location as per provisions of law. Their biography and biometrics, cancellation of fake Indian document for taking legal proceeding action. They have also been advised to share their particular of those illegal migrants who have wrongfully obtained Aadhaar card with the UIDAI for appropriate legal action. That's all. Thank you. प्रश्न संख्या 702 साक्षी चौहान। थैंक यू स्पीकर मैडम।
Through you, I would like to ask the question from Ministry of Finance. Will the Minister of Finance be pleased to state whether there is rise in price of essential commodities and food products, especially vegetables, fruits, mustard oil, and etc. during last 2 years? If so, the details thereof and the reason therefore. My second question is whether the government has taken note the price of these essential commodities have grown up by 200% to 800% when compared with 2014 till today. If so, the details thereof. Thank you. वित्त मंत्री जी कृपया प्रश्न का जवाब दें। Thank you, madam. Through you, Speaker, madam, I want to state that government monitors prices of 22 essential food commodities at designated price monitoring centers. The All India retail prices of 22 commodities during 2021 April to July, 2022 April to July, and 2023 1st April to 25th July are presented in Annexure first. These items do not include fruits. Inflation in fruits as per the Consumer Price Index was 3.47% and 1.47% in 2022 April to June and 2023 April to June. Prices of essential food items get affected by several factors, such as mismatch in demand and supply, seasonality, supply chain constraints, rise in international prices, etc. Sometimes slight disruptions in supply chain or damage due to heavy rains lead to spike in price of agricultural commodities. None of the aforementioned 22 essential commodities had a cumulative increase of 200% or more in their average prices. All India retail prices between 25 July 2014 and 25 July 2023 for all these items except tur arhar dal, groundnut oil and tomato at the rate of 6% increases. The increase in the price of tomato in July 2023 due to the crop seasonality. Region-specific crop diseases, instant arrival of monsoon, rains in the northern part of the country. Logistic disruptions in the isolated areas due to heavy rains. Price of tur arhar increased despite higher prices because of lower production. Thank you, madam. प्रश्न संख्या 703 अंशिका बिष्ट। Thank you, Speaker Madam. Through you, I would like to ask the question from the Ministry of Defence. Will the Minister of Defence be pleased to state what are the current force level of the Indian Navy? What are the ongoing projects? What steps are being undertaken by the Indian Navy to augment its strength? Thank you, Madam. रक्षा मंत्री जी कृपया प्रश्न का जवाब दें। Through you, Speaker Madam, I want to state that the Indian Navy's present force level comprises about 150 ships and submarines. Indian Navy's prospective planning in terms of force levels now driven by a conceptual shift from numbers of platforms, that is from the old bean counting philosophy to one that concentrates upon capabilities in terms of force accretions upon capabilities in terms of for accretions. We are acquiring ships in accordance in the Navy's current maritime. There are presently more than 150 ships and submarines under construction. Our preferred choice of inducting ships has been through the indigenous route. For instance, the GRSE has been already delivered all the large 3 amphibious fast attack craft Tanjet. Constructing advanced anti-submarine corvettes built LCUS in the South Cochin Shipyard Limited CSL is progressing. The construction of our most ambitious ship, yard the indigenous aircraft carriers at Mumbai. Engaging the private sector, the specialized field of warship construction, the response has been encouraging the Shipyard Ltd and APG Shipyard of cadet training ships. That's all. Thank you, ma'am. प्रश्न संख्या 704 अंबिका चौहान। Thank you, madam. Through you, I would like to ask the question from the Sports Minister. Will the Minister of Youth Affairs and Sports be pleased to state
My first question is whether a rural sports program has been launched to promote sports in the rural areas of the country and find out the hidden talents, present their talents in competitions. If so, the details thereof. My second question is the amounts allocated and spent under the said program during each of the last 5 years and the current years, sports and state UT wise, particularly in Uttar Pradesh. My third question is whether the government has any mechanism in place to monitor the progress made under the said program. My fourth question is, if so, the details thereof along with the extent to which the said program has been successful. Thank you. खेल मंत्री जी कृपया प्रश्न का जवाब दें। Through you, Speaker Madam, I want to state that the Khelo India program was started in the country to promote sports in the rural areas of the country and find out the hidden talents present there and use their talents in competitions. Funds are allocated and released scheme-wise, not state-wise or discipline-wise in this ministry. Details of funds allocated and expenditure incurred under the Khelo India scheme during the last 5 years, the current year are as under. In financial year 2018-19, funds allocated 375.09 crore, expenditure incurred as on 30 June 2023, 342.24 crore. In 2022-23, funds allocated 600.00 crore, expenditure incurred 596.39 crore. And at last, 2023-24, funds allocated 1000.00 crore, expenditure incurred 62.40 crore. Under the Khelo India scheme, there is provision of monitoring of the scheme through the National Level Executive Committee and NLEC. The NLEC is chaired by Secretary, Department of Sports, to establish a central evaluation and monitoring system. In addition, there is also a provision of Project Monitoring Committee to monitor the progress of sports infrastructure project section in each state UT. Further, there is also a dedicated Union Territory UT level monitoring committee for project section in UT. The UT level monitoring committee is chaired by Secretary, Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports. Thank you. प्रश्न संख्या 705 आंचल वर्मा। धन्यवाद महोदय जी। इस देश में सट्टेबाजी को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म है जहां सट्टेबाजी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण लोग आकर्षित होकर सट्टेबाजी का प्रयोग कर रहे हैं। और तो और यही नहीं महोदय जी, अब हमारे युवा मैदानों में खेल न खेलकर ऑनलाइन उपकरणों में खेल खेल रहे हैं। क्या यही पीढ़ी आगे जाकर देश का विकास कर सकती है? मेरा सूचना एवं प्रसारण मंत्री से प्रश्न है कि क्या सरकार द्वारा सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाली समाचार वेबसाइट या टीवी चैनलों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म या किसी सरोगेट उत्पाद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखती है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? क्या ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के लिए दी गई सलाह का उल्लंघन करने पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई किए जाने की संभावना है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? धन्यवाद। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी कृपया प्रश्न का जवाब दें। Thank you, Honorable Speaker, Madam. Now I would like to answer the House that online betting and gambling come under the heading of 34 and 62, list second of 7 Constitution of State, which provide their own regulation by state. Based on Erstwhile Public Gambling Act, most state government has enacted their own laws to deal with online betting and gambling. Now, at central level, the online betting and gambling not associated with the Ministry of Information and Broadcasting, but to the Ministry of Electronics and IT through an ambition allocated of Business Rule 1961 by notification dated 23/12/2022. Ministry of Information and Broadcasting Wide Advisory dated 13/6/2022 and 3/10/2022 advised private TV satellites, OTT platform, digital newspaper publisher to refrain from publishing advertisement of online betting and gambling
or any of their surrogate products. And this ministry will take any suitable actions whenever something comes under the notice of this ministry. Thank you, madam. प्रश्न संख्या 706 आयुष जोशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इस भारत देश में महिलाओं को देवी के समान माना जाता है, पर हमारे इसी भारत देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां महिलाओं को अनेक प्रकार की कठिनाइयों एवं शोषण का सामना करना पड़ता है। मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या पिछले वर्षों के दौरान किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बाल लिंग अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और क्या कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने उक्त अनुपात में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया है? यदि हाँ तो सरकार ने उन्हें कौन से दिशा निर्देश दिए हैं एवं उनके खिलाफ कौन से कदम उठाए हैं? माननीय मंत्री महोदया, कृपया इसका ब्यौरा सदन को प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदया जी। महिला एवं बाल विकास मंत्री जी कृपया प्रश्न का जवाब दें। समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए नर और नारी। पुरुष प्रधान समाज में नारी बिनु अधिकार, सृष्टि की रचना करे पाले घर संसार, आजीवन संसार में सहती दुख अपार। स्वतंत्रता हर जीव का पहला है अधिकार, नारी बस दासी रही और रही लाचार। जीवन साथी का अगर मन से करे चुनाव, ऑनलाइन ऑनर किलिंग के नाम पर होता है संहार, ऑनर किलिंग के नाम पर होता है संहार। धन्यवाद महोदया जी। अब मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के त्रिमंत्रालयी प्रयास के रूप में शुरू की गई थी। देश के CSI में गिरावट के मुद्दे साथ साथ जीवन चक्र सातत्य के आधार पर लड़कियों और महिलाओं के सशक्ति से संबंधित मुद्दे। यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि में मिशन शक्ति की संबल उपयोजना के एक घटक के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। यही नहीं महोदया जी, यह योजना जो पहले 405 जिलों में चालू थी, अब बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेपों के माध्यम से देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए विस्तारित की गई है। आपको एक बात स्पष्ट करूं तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जनगणना के माध्यम से बाल लिंग अनुपात को मापा जाता है, जो एक दशकीय प्रक्रिया है। इसीलिए योजना की प्रगति के लिए एक मध्यस्थ लक्ष्य यानी जन्म के समय लिंग अनुपात को एक निगरानी पैरामीटर के रूप में निर्धारित किया गया है। राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए मंत्रालय द्वारा एक परिचालन मैनुअल विकसित किया गया है, जिसमें गतिविधि कैलेंडर शामिल है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों और हितधारकों के सहयोग से अभिसरण प्रयास किए जाते हैं। धन्यवाद महोदया जी। प्रश्न संख्या 707 आन्या शर्मा। Thank you, Speaker Madam. Through you, I would like to ask the question from Foreign Minister. Will the Minister of Foreign be pleased to state that whether Russia is the largest supplier of crude oil in the recent scenario, especially after Ukraine was replacing Gulf import for this item, and if so, the details thereof and the quantum of engineering, agriculture item and tea and coffee the country is exporting against the crude oil import. Thank you. प्रश्न का जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्षी दल के नेता को उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहना चाहता हूं कि भारत ने वर्ष 2022-23 में इराक से 33,599.57, रूस से 31,024.66, सऊदी अरब से 29,077.41 तथा अमेरिका से 10,181.72 US मिलियन डॉलर के रूप में अधिकतम तथा मेक्सिको एवं ओमान से तेल का न्यूनतम आयात किया है। मैं विपक्षी दल के नेता को यह भी कहना चाहूँगा कि भारत ने वर्ष 2022-23 में रूस सहित कई देशों को इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स एवं पैरामेडिकल गुड्स का निर्यात भी किया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 708 अमीशा राणा। Thank you, Speaker Madam. Through you, I would like to ask question from the Ministry of Tribal. Will Tribal Minister be pleased to state? My first question is whether any efforts are being made to preserve the language, culture and custom of ancient traditional tribal and forest dwellers. If so, the details thereof.
My second question is the details of platforms and regular programs available for conservation through its publicity. And my third question is whether any separate programs are organized for the prosperity heritage of forest dwellers. If so, the details thereof, and if not, the reason therefore. Thank you. जनजातीय मंत्री जी कृपया प्रश्न का जवाब दें। Thank you, Honorable Speaker Madam. Through you, I want to state that Ministry of Tribal Affairs has taken various steps to preserve the language, culture and customs of the ancient and traditional tribals, including forest dwellers. Ministry is implementing the scheme Support to Tribal Research Institute and Tribal Research Information, Education, Communication and Events, under which various activities are undertaken to conserve and promote language, tribal culture, archives, artifacts, customs and traditions of the ancient and traditional tribals, including forest dwellers. There are 27 research institutes in states and union territories. Some of the initiatives worth mentioning are as under: to acknowledge the heroic and patriotic deeds of tribal people and to exhibit rich cultural heritage of the region, Ministry has sanctioned 10 tribal freedom fighters museums under the centrally sponsored scheme Support to TRI's scheme. Ministry has developed searchable digital repository where all the research papers, books, reports, documents, folk songs, photos, videos are uploaded. The repository currently has more than 10,000 photographs, videos and publications which are mostly done by tribal research institutes. State level festivals like Hornbill Festivals of Nagaland, Midaram Jatra of Telangana are funded through this scheme. State tribal festivals, fair and cultural program are funded by the Ministry of Tribal Affairs to showcase glimpses of rich cultural heritage of tribal people across the country through unique forms of folk dance, songs, cuisine, exhibition and demonstration of traditional skill in painting, art and craft, medicinal practices, etc. TriFed organizes Adi Mahotsav, a national level tribal festival of arts, crafts, cuisine and marketing of tribal products, as well as tribal artisans Mela under the Pradhan Mantri Janjatiya Vikas Mission scheme. The latter aims at identification of new artisans and new products at the sourcing level in states, districts, villages for expanding the tribal producers base. Under the Forest Rights Act 2006, there are provisions to recognize traditional rights customarily enjoyed by the forest dwellers and for empowerment of Gram Sabha and village level institutions where there are holders of forest rights to preserve their culture and natural heritage. Thank you. प्रश्नकाल समाप्त होता है और अब सभा के पटल पर पत्र रखे जाएंगे। अभिनव चौहान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए सभा के पटल पर पत्र रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखना चाहता हूं। भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम 2022 की धारा 57 के अंतर्गत भारतीय अंटार्कटिक पर्यावरणीय संरक्षण नियम 2023 जो 7 अगस्त 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 592 के अंतर्गत प्रकाशित हुए थे। धन्यवाद। आयुष तोमर सीमा शुल्क टैरिफ संबंधी पत्र पटल पर रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखना चाहता हूं। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9 की उपधारा 7 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति। अधिनियम 586 जो 3 अगस्त 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जिनका आशय DGTR द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्ष तक की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया और कोरिया गणराज्य के अद्भुत या वहां से निर्यातित डिस्पर्जन अनशिफ्टेड सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर पर प्रतिपादन शुल्क ADD अधिरोपित करना है। धन्यवाद। महासचिव अब युवा संसद के ऊपरी सदन से प्राप्त संदेश को पढ़ेंगे। Madam, I have to report the following
following message received from the Secretary of the Upper Chamber of Youth Parliament. In accordance with the provisions of the rules of procedure and conduct of business in the upper house of Youth Parliament, I am directed to enclose a copy of the illegal migrants determination by the tribunal's bills which has been passed by the upper chamber at its sitting held. Thank you. सम्मानित सभासदों, सदन के सभी सदस्यों की तरफ से मुझे यह घोषणा करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि हमारे बीच एक रूस का प्रतिनिधिमंडल मौजूद है। मैं रूसी संसद के अध्यक्ष मिस्टर विक्टर एनविलो और प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मिस्टर मिखेल एस्ताफियो और एंटोनी परनाउ का हृदय से स्वागत करती हूँ, जो हमारे सम्मानित अतिथि के तौर पर भारत भ्रमण पर हैं। यह एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है जो दिल्ली शनिवार 12 फरवरी 2024 को पहुंचा। वे अभी एक विशेष स्थान पर बैठे हैं। हम उनको देश में सुखद प्रवास की शुभकामना देते हैं। उनके द्वारा हम हमारी शुभकामनाएं उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, रूसी सरकार व रूस के मित्रतापूर्ण लोगों को प्रेषित करते हैं। इसी के साथ सदन की आज की कार्रवाई स्थगित की जाती है। धन्यवाद।